नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और डेली की तरह आपके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर हम उपस्थित हैं, जिसमें आपके 15 प्रश्नों को हम देखेंगे। और आज जो है हम लोग मिक्स आपके स्टैटिक जीके के प्रश्नों को देखें, तो इस चीज को जरूर यहाँ पे याद रखिएगा। किसको देखेंगे? तो स्टैटिक जीके के प्रश्न को यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, कितने प्रश्न आपके सही होते हैं इस चीज को जरूर बताइएगा, और साथ में हम इस चीज को आगे भी देखते रहेंगे। और अभी तो एग्जाम को टारगेट करते हुए हम चीजों को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो आपकी तैयारी कैसी चली इस चीज को कमेंट करके बताइएगा। आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। तो चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है, मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? उत्तर प्रदेश की है, बिहार की है, झारखंड की है, या फिर आपकी ओडिशा की है? तो यहाँ पे बेटा आपको जो याद रखने वाली चीज है, ये जो मिथिला पेंटिंग है ये आपके बिहार की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है। अच्छा, इसमें क्या चीज खास है? तो इसमें बेटा इसलिए इसे प्रसिद्ध माना जाता है क्योंकि ये इसे मधुबनी पेंटिंग भी कहा जाता है। आपने मधुबनी पेंटिंग का नाम बहुत सुना होगा, बहुत फेमस है। तो ये कैसी पेंटिंग है? ये मधुबनी पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं। वही आपका क्या है? मिथिला पेंटिंग है। इसमें क्या है? धार्मिक हो गया, सामाजिक हो गया, प्राकृतिक हो गया, इस तरह के विषयों का जो उल्लेख मिलता है। साथ में इसमें जो भारतीय लोक कला है, लोक इसका विस्तार से हमें देखने को मिलता है। कैसा देखने को दीदार मिलता है? तो यहाँ पे विस्तार तरीके से हमें यहाँ पे चीजों को देखने को मिलता है। तो इस चीज को यहाँ पे आपको अच्छे से याद रखना पड़ रहा है। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक का किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व है सबसे कम सक्रिय होता है? सोना है, लोहा है, सीसा है, या फिर आपका चांदी है? तो यहाँ पे सबसे कम सक्रिय इनएक्टिव एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहा है, या लीस्ट जो है रिएक्टिव एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहा है। तो इस सभी में आपका जो सीसा होता है पीबी, ये अपेक्षाकृत सभी से सबसे कम सक्रिय धातु के रूप में होता है। अच्छा, यहाँ पे बात करते हैं जो अन्य आसानी से तत्व किसी के साथ क्रिया कर जाते हैं उन्हें सक्रिय धातु बोलते हैं। लेकिन अगर जिसमें रासायनिक जो अभिक्रिया होती है या रासायनिक जो सक्रियता होती है वो सबसे कम होती है, उसे ही कम एक्टिव कहते हैं, या लीस्ट जो है रिएक्टिव बोलते हैं। जैसे सोना हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गई, ये सब रिएक्टिव करते हैं, लेकिन सीसा वहीं पे नहीं करता है। तो इस चीज को यहाँ पे याद रखना। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रारूप सभा में कुल कितने सदस्य थे? 5 थे, 6 थे, या फिर 7 थे, या फिर 8 थे? तो संविधान सभा की जो प्रारूप सभा थे, इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो बेटा ये आपको 7 याद है। इसमें 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अगर यहाँ पे अध्यक्ष का नाम पूछता है तो आपके बी आर अम्बेडकर जी थे, अम्बेडकर साहब थे। और वहीं पे अन्य के बारे में बात करता है तो यहीं पे आपका जैसे एन गोपाला स्वामी अयंगार थे, और वहीं पे आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर थे, वहीं पे डॉक्टर के एम मुंशी साहब थे, वहीं पे सैयद मोहम्मद सादुल्ला साहब थे, वहीं पे एन माधव राव थे जिन्होंने जो बी एल मित्र की जगह ली थी, और वहीं पे टीटी के समाचारी थे, इन्होंने डीपी खेतान की जब मृत्यु हो जाती तब वहां पे इसका स्थान लिया था। तो इस तरह से इस चीज को याद रखिएगा। इसमें टोटल 7 सदस्य थे। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? प्रोकांडिया है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, या फिर केंद्रक है? तो सबसे छोटा कोशिकांग की अगर बात करते हैं तो ये बेटा आपका राइबोसोम होता है। क्लियर? इस चीज को यहाँ पे याद रखना। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य जो है आपका प्रोटीन का संश्लेषण है। क्या कार्य है? राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण, संश्लेषण करना। और ये संश्लेषण क्या करता है? प्रोटीन जिसे आप जो ग्रहण करते हैं ना, उसको पाचन क्रिया में शामिल करके आप में लेना। इस चीज को यहाँ पे याद आपको रखना है। वहीं पे अगर बात करते हैं कोशिका का साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। अगर पूछा जाए कि कहाँ पे पाया जाता है तो कोशिका के साइटोप्लाज्म। कहाँ पे मैंने बेटा बताया? तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में जो है पाया जाता है। क्लियर? इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान ए रियासत नियुक्त किया था? सिंपल सा प्रश्न है। अलाउद्दीन खिलजी ने किसको किया था? तो यहाँ पे याद रखना है, मलिक काफूर को, नुसरत खां को, मलिक काबुल को,
मलिक याकूब। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो मलिक आपके काबुल हैं, इन्हीं को जो है यहाँ पे क्या किसे नियुक्त किया गया था, दीवान ए रियासत नियुक्त किया गया था। क्लियर, इस चीज को याद रखिएगा। ये एक नया विभाग था, नए विभाग के जो है गठन किया गया था। ये विभाग अलाउद्दीन खिलजी ने किस लिए गठित किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा, बाजार नियंत्रण। किसके लिए, तो बाजार नियंत्रण के लिए इसे गठित किया गया था। क्लियर। अब ये इसका कार्य क्या था, इसमें जैसे जो सर्वोच्च जो व्यक्ति था उसे सहान मंडी कहा जाता था। क्लियर। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको याद रखना है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है। सिंपल सा प्रश्न है। 9.46 इंटू 10⁶ किलोमीटर, 9.646 इंटू 10⁹ किलोमीटर। आगे आपकी वैल्यू वही है, पीछे 10⁻12, 10⁻14। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 10⁻12 है, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन का सही हो जाएगा। सामान्य शब्दों में अगर बात करते हैं क्या होती है, तो एक वर्ष में चली गई प्रकाश की कुल दूरी, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना। क्लियर। तो हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है, ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है, गैस से, कोयला से, या फिर सूर्य किरण से, या फिर बिजली से। तो यहाँ पे याद आपको ये रखना है कि ये किससे की जाती है, तो ये सूर्य किरण से ओलंपिक की जो वो है मशाल है, इसे प्रज्वलित किया जाता है। ये परंपरा जो है प्राचीन यूनान से जुड़ी हुई है, और जब खेल और शांति होती है ना, तब से इसी को मतलब वो एक तरह से शांति की स्थापना के लिए, खेलों को आगे बढ़ाने के लिए ये एक विकल्प के तौर पे हम लोग चुनते हैं। पहले से ही से सूर्य की किरण से ही जो सूर्य का प्रकाश होता है, इसे ही एक केंद्रित किया जाता है एक स्थान पे, और ताकि इसमें यहाँ पे इसकी ज्वाला उत्पन्न हो सके और उसे यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। क्लियर, इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, 9 दिसंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी थी। यहाँ पे 9 दिसंबर 2025 तक की बात कर रहा है। 630 थी, 635 थी, 640 थी, या फिर 806 थी। तो यहाँ पे टोटल जो संख्या थी आपकी 806 थी। अगर वर्तमान समय की बात करता है आपका, जैसे कि दिसंबर 2026 में हम लोग यहाँ पे अभी जुलाई 2026 में इसे देख रहे हैं, तो एक जिला आपका यहीं पे यूपी में ही बढ़ गया, तो आपका 807 संख्या यहाँ पे हो जाती है। लेकिन अनुमानित जो है आपका 806 ही अभी मान्यता प्राप्त है, क्योंकि यूपी का भी अभी गठित नहीं हुआ, सिर्फ वो आपकी प्रक्रिया में। इस चीज को यहाँ पे याद रखना है। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सर्वाधिक दास किसके शासनकाल में थे। बलबन के शासनकाल में थे, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में थे, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में थे, या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में थे। तो यहाँ पर बेटा याद रखिएगा, जो आपका सल्तनत कालीन सुल्तान थे, उसमें जो फिरोज शाह तुगलक थे, इसी के शासनकाल में सर्वाधिक दास थे, सर्वाधिक दासों की संख्या थी। अगर बात करते हैं उसके पास लगभग कितने दास थे, तो यहाँ पे लगभग आपके 2 लाख दास यहाँ पे मौजूद थे। इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। ये जो है कहीं ना कहीं कहें तो दासों का काफी शौकीन व्यक्ति था। इसने जो है एक दास विभाग ही अलग से बनाया। क्या बनाया था, दास विभाग। और इस दास विभाग का नाम क्या था, दीवान बंदगण। इस चीज को यहाँ पे याद आपको रखना। क्लियर बेटा, यहाँ तक का कोई डाउट नहीं। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। बल प्राप्त होता है, द्रव्यमान प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है, या फिर संवेग प्राप्त होता है। तो यहाँ पे किसके बारे में पूछ रहा है, ये पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को बता रहा है। तो यहाँ पे अगर वेग की बात करते हैं, संवेग की पहले बात कर लेते हैं कि संवेग होता क्या है। सो संवेग जो P होता है, ये आपका किसके इक्वल टू होता है, ये होता है आपका द्रव्यमान, जिसे m कहा जाता है, गुणे वेग, जिसे हम v कहते हैं।
अब देखिए सिंपल सा अगर हम बताते हैं तो आपका E बराबर क्या हो जाता है, एम इंटू वी हो जाता है। ये आपका निश्चित फार्मूला रहता है। लेकिन यहाँ पे वेग के अनुपात का कह रहा है, वेग आपका v हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, P आप लिखिए v इक्वल टू क्या हो जाएगा, m। m किस चीज को बता रहा है, m आपके द्रव्यमान को बता रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही ऑप्शन, आपका द्रव्यमान एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर बेटा, इस चीज को याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जेबी कृपलानी थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। तो देखिए झंडा समिति के अध्यक्ष के बारे में बात करा तो ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन्हें झंडा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अगर बात करें कि इन्हें कब गठित किया गया, तो जो झंडा समिति के तदर्थ समिति थी, इसे आपका 23 जून 1947 को गठित किया गया। क्लियर। और अगर बात करें झंडे को अपनाया कब गया था, ध्वज को अपनाया कब गया था, जिसे जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगर बात करते हैं कि इसका जो झंडा का प्रारूप है, अंतिम रूप से जो डिजाइन है, ये आपका इसी दिन अपनाया गया था। इस चीज को यहाँ पे याद रखना है। हाँ, कुछ जगहों पे आपका जेबी कृपलानी का भी नाम आता है, लेकिन जो आधिकारिक तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही झंडा तदर्थ समिति के अध्यक्ष के तौर पे जाने जाते हैं। क्लियर बेटा, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, लोहा व गंधक का मिश्रण किस प्रकार का मिश्रण है? समांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, यौगिक है, या फिर आपका विलयन है? तो यहाँ पे आपका ये कैसा मिश्रण हो जाएगा, ये आपका विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। विषमांगी मिश्रण क्या होता है, जिसमें सामान्य तौर पे हम चीजों को देख सके, वहां पे हम जान सके उनके गुण कैसे रहते हैं, उनके गुण स्वतंत्र रूप से रहते हैं, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। उनके गुण आपस में अलग अलग बने रहते हैं। जैसे कि लोहा है, लोहा अपना अलग गुण बनाए रखेगा, गंधक अपना अलग गुण बनाए रखेगा। लेकिन जब समांगी मिश्रण होता है, वहां पे गुण खो देते हैं। जैसे कि आपका समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल हम लें तो यहाँ पे आपका दूध प्लस पानी का ले सकते हैं। ये कैसा मिश्रण हो जाएगा, ये आपका समांगी मिश्रण हो जाएगा। मतलब इसमें आपके क्या है, ये एक विलयन के तौर पे आपस में मिल गए, उनका कोई अलग अस्तित्व नहीं बचा, वो एक ही अस्तित्व में मिल गए, दूध में। लेकिन विषमांगी मिश्रण जैसे आपका लोहा हो जाएगा, लोहा के साथ में आपका पानी हो जाएगा। ये कैसा मिश्रण होता है, ये आपका विषमांगी मिश्रण हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों के गुण आपके अलग अलग बने रहते हैं। तो उसी तरह से ये आपका कैसा मिश्रण, विषमांगी मिश्रण हो जाता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है, औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किस दक्कन के सूबेदार को भेजा था? राजा जयसिंह को भेजा था, शाइस्ता खान को भेजा था, मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा था, या फिर अफजल खान को भेजा था? तो यहाँ पे बेटा जो औरंगजेब है, इन्होंने शिवाजी को दबाने के लिए जो है शाइस्ता खान को जो है दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था। शाइस्ता खान की जो पुणे में पराजय होती है, उसमें मराठा इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। इस चीज को पे आपको याद रखना है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, यहूदी मिनुहीन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? पियानो के थे, सितार के थे, वायलिन के थे, या फिर बांसुरी के थे? तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो आपका मिनुहीन है, ये कहीं ना कहीं विश्व प्रसिद्ध एक वो है वायलिन वादक थे। अगर बात करते हैं कब के, तो ये 20वीं जो सदी थी, 20वीं सदी में शास्त्रीय संगीतकारों में ये महान रूप से इनका नाम आता है, इसीलिए इनका जो है आपको याद है। साथ में अगर बात करते हैं जो भारतीय संगीतकार हैं पंडित रविशंकर जी, उनके साथ में भी इनके कई सारी चीजें साथ में इन्होंने परफॉर्म किया, तो इसलिए आपको यहाँ पे याद रखना है। तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान लगभग 15 जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वो क्या कहते हैं? सूर्य कलम कहते हैं, कोरोना कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं, या फिर वर्ण मंडल कहते हैं? तो यहाँ पे इस चीज को याद रखना है। ये ऐसे कौन से क्षेत्र होते हैं, अपेक्षाकृत आसपास का जो एरिया होता है वहां से ठंडे होते हैं। इन्हें हम सूर्य कलंक के रूप में जानते हैं, कि मतलब सूर्य के ऊपर कलंक लग गया, पूरा सूर्य तो बहुत गर्म है, लेकिन वहां पे एक ठंडा भाग हो जाता है। इस चीज को यहाँ पे याद आपको रखना है। क्लियर। तो ये आज के 15 प्रश्न थे। इसमें आपके कितने प्रश्न सही हुए, इस चीज को जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब हम देख ले रहे हैं कल का प्रश्न, जिसका आपको उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। विश्व का सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण सफल हुआ? गुर्दा का हुआ था, हृदय का हुआ था, यकृत का हुआ था, या फिर फेफड़े का हुआ था? कमेंट का हम आपका कमेंट करिएगा, हम आपके उत्तर का इंतजार करेंगे। साथ में ये जो बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही
होते हैं। ये आपका कल का प्रश्न जो हमने पूछा था उसका उत्तर है। एनीमोमीटर का संबंध किससे है? विद्युत धारा से है, वायु की गति से है, या फिर घूर्णन गति से है, या फिर ताप से है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये आपका वायु की गति से इसका संबंध है। इस चीज को यहाँ पे आपको याद रखना है। एनीमोमीटर हमेशा जो है मौसम विज्ञान में ही ज्यादातर प्रयोग किया जाता है, वो भी वायु की गति को मापने के लिए किया जाता है। क्लियर बेटा, इस चीज को याद रखिएगा। तो आज के सेशन में जो है इतना ही हमारा सेशन रहेगा। कल जो हमारी क्लास रहेगी आपकी स्ट्रेटेजी की रहेगी, जरूर से जरूर कीजिएगा, क्योंकि स्ट्रेटेजी के ही सर्वाधिक प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।